गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे बिजनेस लॉ में परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, पारस्परिक वचनों का निष्पादन। धारा 2F के अनुसार जो वचन एक दूसरे के प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल हो पारस्परिक वचन कहलाते हैं। सेक्शन 2F में दिया गया है, दूसरे शब्दों में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कोई वचन देता है और दूसरा पक्षकार उसके बदले में पुनः वचन देता है तो ये पारस्परिक वचन या एक दूसरे के लिए वचन है। पारस्परिक वचनों के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित नियम लागू होते हैं। वो इस प्रकार है। पहला है, ऐसे अनुबंध जिनमें पारस्परिक वचनों का निष्पादन एक साथ करना हो। जब किसी अनुबंध के दोनों पक्षकारों को पारस्परिक वचनों का निष्पादन एक साथ करना है तो ऐसे अनुबंधों में किसी भी वचनदाता को तब तक अपने वचन का निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वचन ग्रहीता अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर न हो। धारा 51। फॉर एग्जाम्पल, सी और बी ये अनुबंध करते हैं कि सी बी को माल बेचेगा जिसका भुगतान माल की सुपुर्दगी पर होगा। यहाँ सी को माल तब तक सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि बी मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं हो। नेक्स्ट है, जब पारस्परिक वचनों के निष्पादन का क्रम निश्चित हो। किसी अनुबंध में पारस्परिक वचनों के निष्पादन का क्रम निश्चित कर दिया गया है तो पारस्परिक वचनों का निष्पादन उसी क्रम में किया जाएगा, किंतु क्रम निश्चित नहीं किया गया है तो वचन उस क्रम से पूरे किए जाएंगे जो अनुबंध की प्रकृति के अनुसार आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, सी और बी अनुबंध करते हैं कि सी प्रतिदिन 500 किलो दूध बी को डेयरी से लेगा और बी को 500 रुपये एडवांस देगा। यहाँ व्यापार की प्रकृति से स्पष्ट है कि बी को अपने वचन को पहले निष्पादित करना होगा, तत्पश्चात ही सी दूध के लिए बाध्य किया जा सकता है। तीसरा है, जब कोई पक्षकार वचन के निष्पादन को रोकता है। जब कोई पक्षकार वचन के निष्पादन को रोकता है, यदि कोई अनुबंध पारस्परिक वचन पर निर्भर है और अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके वचन का निष्पादन करने से रोकता है तो इस प्रकार रोके गए पक्षकार की इच्छा पर वह अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है और अनुबंध के निष्पादन न होने के फलस्वरूप उसे जो हानि हुई हो उसकी क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार है। धारा 53। एग्जाम्पल है इसका, ए बी से ठहराव करता है कि वह उसके लिए एक सोफा सेट बनवाएगा जिसके लिए आवश्यक सामग्री वह स्वयं देगा। बाद में वह आवश्यक सामग्री देने से मना कर देता है। यहाँ पर अनुबंध बी की इच्छा पर व्यर्थ है तथा ए से अनुबंध भंग के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, पहले निष्पादित किए जाने वाले वचन को पूरा न करने पर पारस्परिक रूप से निर्भर वचनों के अनुबंध में यदि वचनदाता जिसको पहले वचन का निष्पादन करना है अपना वचन निष्पादित करने में असफल रहता है तो ऐसा वचनदाता पारस्परिक वचन के निष्पादन की मांग नहीं कर सकता है। ऐसे वचनदाता को दूसरे पक्षकार की क्षतिपूर्ति के लिए भी दायी ठहराया जा सकेगा जो उसे अनुबंध निष्पादित न होने की दशा में उठानी पड़ी हो। धारा 54। फॉर एग्जाम्पल, ई बी का जहाज कोलकाता से मॉरिशस तक माल ले जाने के लिए किराए पर लेता है, परंतु ए ने जहाज पर कोई माल नहीं लादा है, अतः ये माल मॉरिशस ले जाने में असमर्थ है, किंतु बी ए से
अपनी क्षति की पूर्ति करवाने का अधिकारी है जो उसे माल न लादने के कारण हुई है। इसी क्रम में एक और एग्जाम्पल, ए बी को 100 क्विंटल गेहूं 1 जनवरी को बेचने का ठहराव करता है जिसका मूल्य बी 30 जनवरी को चुकाएगा। ए 1 जनवरी को गेहूं की सुपुर्दगी नहीं देता है, अतः बी को मूल्य के भुगतान के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकेगा, बल्कि बी ए से अनुबंध भंग के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। नेक्स्ट है कुछ वैधानिक तथा अवैधानिक कार्य करने के पारस्परिक वचन। जब कोई व्यक्ति पहले कुछ ऐसे कार्य करने का पारस्परिक वचन देते हैं जो वैधानिक होते हैं और बाद में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसे कार्य करने के पारस्परिक वचन देते हैं जो अवैधानिक होते हैं, तो पारस्परिक वचनों का पहला समूह वेद अनुबंध होगा तथा दूसरा समूह वैध ठहराव होगा। धारा 57, फॉर एग्जाम्पल, ए बी को अपना मकान 1 लाख रुपए में बेचने का ठहराव करता है, किंतु यदि बी उसे दूतगृह यानी गैम्बलिंग हाउस के रूप में उपयोग करेगा तो वो 5 लाख रुपए देगा। वचनों का प्रथम समूह वेद एवं प्रवर्तनीय है तथा द्वितीय अवैध एवं अप्रवर्तनीय है। नेक्स्ट है वैकल्पिक वचन जिसका एक भाग अवैधानिक हो। किसी वैकल्पिक पारस्परिक वचन में यदि वचन का एक भाग वैधानिक हो तथा दूसरा भाग अवैधानिक हो तो ऐसे वचन में केवल वही भाग प्रवर्तित करवाया जा सकेगा जो वेद है। धारा 58, फॉर एग्जाम्पल, ए बी को 5,000 रुपये देने का ठहराव करता है और बी उसके बदले में गेहूं देगा या तस्करी से लाई हुई घड़ियां देगा। यहाँ पर गेहूं देने का अनुबंध वेद है किंतु तस्करी से लाई हुई घड़ियां देने का ठहराव व्यर्थ है, अतः एक ही वैकल्पिक वचन को प्रवर्तित करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है भुगतानों का विनियोजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक से अधिक ऋण लेता है तो उसे कई ऋणों का भुगतान करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में जब वह भुगतान करता है तथा भुगतान सभी ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं होता है तो ये प्रश्न पैदा होता है कि भुगतान को किस ऋण के लिए स्वीकार या समायोजित या विनियोजित किया जाए। ऐसी स्थिति के लिए संविदा अधिनियम में कुछ व्यवस्था दी गई है जो इस प्रकार है। तो पहला है स्पष्ट सूचना या परिस्थितियों के अनुसार विनियोजन। यदि एक ऋणी ने एक ही ऋणदाता से कई ऋण लिए हैं तो वह स्पष्ट सूचना के साथ एक विशेष ऋण चुकाने के लिए भुगतान भेजता है जो ऋणदाता को चाहिए कि वह उस विशेष ऋण के संबंध में ही उस धन का विनियोजन करे। यदि ऋणी कोई सूचना नहीं देता है किंतु परिस्थितियों से ऐसा ज्ञात होता है कि भुगतान किसी विशेष ऋण के संबंध में ही है तो ऐसी दशा में उस विशेष ऋण के संबंध में ही उस धन को स्वीकार करना चाहिए। इस सिद्धांत का आधार क्लेटन का मामला है। इस मामले के निर्णय में इंग्लैंड के न्यायालय ने लिखा है कि यदि किसी ऋणी को 2 विभिन्न ऋणों का भुगतान करना है और वह कुछ धनराशि का भुगतान करता है तो भुगतान करने वाला ये कहने का अधिकार रखता है कि चुकाई गई राशि को किस ऋण के लिए स्वीकार किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए को बी के कई ऋण चुकाने हैं। एक ऋण 4,000 रुपये के प्रतिज्ञा पत्र के संबंध में भी है जो उसे 1 जून को चुकाना है। ए पर बी का इतनी ही राशि का कोई अन्य ऋण नहीं है। ए बी को 1 जून को 4,000 रुपये भेजता है। इस भुगतान का नियोजन इस प्रतिज्ञा पत्र के भुगतान के लिए ही माना जाएगा। परंतु इस संबंध में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि धारा 59 के अंतर्गत
भुगतान करने वाले को भुगतान के विनियोजन का विशेष निर्देश देने का अधिकार तभी होता है जब ऋण पृथक पृथक हो। यदि किसी एक ही ऋण का किस्तों में भुगतान किया जाना है तो उन किस्तों के भुगतान के विनियोजन के लिए निर्देश देने का अधिकारी या उसको अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है स्पष्ट सूचना या गर्भित परिस्थितियों के अभाव में स्वेच्छानुसार विनियोजन। जब एक ऋणी अपने अनेक ऋणों में से किसी एक ऋण का भुगतान करता है और यह सूचना देना भूल जाता है कि किस विशेष ऋण के संबंध में वह राशि विनियोजित की जाए या समायोजित की जाए, इसके अतिरिक्त ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं है जिससे ये संकेत मिल सके कि किसी ऋण विशेष के संबंध में ही भुगतान किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऋणदाता अपनी इच्छा से उस राशि को किसी भी वैध ऋण के संबंध में जो वास्तव में देय हो गया है, जो देय हो उसको विनियोजित कर सकता है, चाहे उसका प्राप्त करना प्रचलित लिमिटेशन अधिनियम के अंतर्गत वर्जित हो अथवा नहीं। किंतु ऋणदाता को यह अधिकार नहीं है कि उस राशि का विनियोजन किसी विवादग्रस्त ऋण अथवा अवैधानिक ऋण अथवा अनैतिक ऋण के भुगतान में विनियोजित कर सके। धारा 60। फॉर एग्जाम्पल, ए एक बैंक से 2 ऋण लेता है जो प्रत्येक 25,000 रुपये का है। इसमें से एक ऋण के लिए बी ने प्रतिभूति दे रखी है तथा एक ऋण पर कोई प्रतिभूति नहीं दी गई है। ए बैंक को 40,000 रुपये का भुगतान करता है, किंतु ये नहीं कहता है कि इस राशि में से पहले किस ऋण के भुगतान के लिए विनियोजन करना है। बैंक सर्वप्रथम उस ऋण को समाप्त करता है जिस पर कोई प्रतिभूति नहीं है, तत्पश्चात शेष राशि को दूसरे ऋण के भुगतान के लिए विनियोजित करता है जिसमें बी की जमानत है। ये विनियोजन वैध माना जाएगा। इस संबंध में ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यद्यपि धारा 60 की परिस्थितियों में ऋणदाता स्वेच्छानुसार धन का विनियोजन कभी भी करवा सकता है, इसमें कोई समय सीमा नहीं होती है, किंतु यदि ऋणदाता एक बार किसी ऋण के संबंध में प्राप्त धन का एप्रोप्रिएशन कर देता है और उसकी सूचना ऋणी को भेज देता है तो ऋणदाता को इस विनियोजन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट है समय क्रम में विनियोजन, ऑर्डर ऑफ टाइम। जब ऋणदाता ऋणी के द्वारा चुकाए गए ऋण का किसी भी विधि से विनियोजन नहीं करता है तो उस धन का विनियोजन धारा 61 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इस धारा के अनुसार यदि प्राप्त धनराशि का दोनों ही पक्षकार किसी विशेष ऋण के भुगतान के लिए उपयोग नहीं करते हैं तो उस धनराशि का विनियोजन समय क्रम के अनुसार किया जाएगा। जैसे ए पर बी के कुछ ऋण है, ऋणों की स्थिति है, जिस ऋणों की राशि मान लीजिए 3,000 रुपये है, अवधि वर्जित ऋण है, 2,000 रुपये 10 जनवरी को चुकाना है, 3,000 रुपये 14 जनवरी को चुकाना है, 1,000 रुपये 20 जनवरी को चुकाना है और 3,000 रुपये 30 जनवरी को चुकाना है। अब जनवरी माह में ए बी को 2,500 रुपये भेजता है तो रुपयों के साथ कोई सूचना नहीं भेजता है कि ये रुपये किस ऋण के भुगतान के लिए है। परिस्थितियों में से भी कोई बात प्रकट नहीं होती है और ऋणदाता ने भी इसको कहीं भी विनियोजित नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में ऋणदाता इस 2,500 रुपये की राशि को अवधि वर्जित ऋण के लिए भी विनियोजित कर सकता है। नेक्स्ट है चालू खाते की दशा में। चालू खाते की दशा में भी भुगतानों का विनियोजन धारा 61 के प्रावधानों के अनुसार ही समय क्रम में होता है। क्लेटन का मामला इस धारा का आधार है। भारत में भी इस सिद्धांत का अनुमोदन किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने ए रामावेल बनाम पी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए लिखा कि फर्स्ट डेबिट एंट्री विल बी सेट ऑफ बाय द फर्स्ट क्रेडिट एंट्री। नेक्स्ट है यदि ऋण पर ब्याज भी देय हो
यदि ऋण का भुगतान करने वाला ये बिना बतलाए भुगतान करता है कि भुगतान ब्याज के लिए है अथवा मूलधन के लिए, तो वह राशि पहले ब्याज के भुगतान में प्रयोग में ली जाएगी और शेष राशि मूलधन के भुगतान में समायोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, कई दिनों के भुगतान की मांग की दशा में यदि कोई ऋणदाता अपने ऋणी को दिए हुए ऋणों के भुगतान के लिए मांग पत्र लिखता है और ऋणी एक साथ कुछ राशि भेजता है, तो वह राशि ऋणों के अनुपात में समायोजित कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, ट्रस्ट एवं स्वयं के संयुक्त खाते की दशा में यह नियम हैलेट्स के मामले में निर्णय के आधार पर बना है। इस नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का एक खाता है जिसमें अपना निजी एवं ट्रस्ट का पैसा भी जमा करवाता है, वह उस खाते से कई बार धन निकालता है तथा उसमें कई बार धन जमा भी करवाता है, तो इसी दौरान ट्रस्ट के धन का दुरुपयोग या गबन भी होता है। ऐसी दशा में जब भी उस खाते से धन निकाला जाएगा तो पहले निजी धन निकाला हुआ माना जाएगा तथा बाद में ट्रस्ट का धन निकाला हुआ माना जाएगा। इसी प्रकार यदि इस खाते में धन जमा किया गया है तो पहले ट्रस्ट का धन जमा हुआ माना जाएगा, चाहे धन जमा करवाने या निकालने का कोई भी क्रम क्यों न रहा हो। तो ये हो गया आपके भुगतानों का विनियोजन या एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।